अब तक हमने देखा कि कैसे जाह्नवी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी दुख में जाके, और आरव उसे अपने साथ अपने घर ले आया। सर, कविता आंटी को बुला दूँ क्या? रजत ने चुपचाप आरव से पूछा, जो अभी बेडरूम से जाह्नवी को छोड़कर बाहर की तरफ आ रहा था। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, इनके कपड़े बदलवाओ। और इतना बोलकर वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। रजत ने भी सर हाँ में हिलाया और बिना कुछ बोले वहाँ से आगे जाने लगा। मिस्टर ओबेरॉय के लिए देर रात तक काम करना कोई नई बात नहीं है, और उनको डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और तो और मिस अरोड़ा भी ग्लोरी वर्ल्ड में काम करती हैं। सच में कितनी सुंदर और ईमानदार मैनेजर है। तभी शायद बड़े चेयरमैन सर को इतनी जल्दी है सर की शादी की। ये सोचकर रजत ने अपना सिर हेल्पलेसली हिलाया। वो सारी बातें याद करने लगा जो उससे बड़ी मैडम ने कहा था। शायद उसके सर वैसे ही थे जैसे अफवाहों में कहा जाता था। 4 साल पहले वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन बन गया था, और आज के समय में उसके अंदर इतनी ज़्यादा अलूफनेस थी कि उन्होंने खुद को दूसरों से अलग कर लिया था। वो इतने शांत थे कि लोग उनके पास जाने से भी डरते थे। रजत को हमेशा यही लगता था कि शायद उसके सर अब वापस एक वार्म इंसान नहीं बन सकते, लेकिन जहाँ तक उसने देखा उसके सर मिस अरोड़ा की तरफ कुछ ज़्यादा ही काइंड है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस अरोड़ा एक एक्सेप्शन हो? कविता आंटी को जब फ़ोन किया गया तो उसके बाद वो झट से वहाँ पर आ गई। कविता आंटी आरव की केयर टेकर थी। आमतौर पर घर की देखरेख उसकी एब्सेंस में वही करती थी। जाह्नवी जो नींद में थी उसे अचानक से लगा जैसे उसके शरीर पर एक ही समय में ठंड भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है। लगता है किसी ने उसको दवाई खिलाई है, और दवाई की वजह से ही उसको चैन भरी नींद आई। उसे ऐसा भी फील हुआ जैसे कोई बार बार उसकी बॉडी से पसीना पोंछ रहा है, और बार बार उसके सूखे हुए गले में कोई पानी की बूंदें डाल रहा है। रजत पहले ही वापस जा चुका था। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन क्रिस्टल पैलेस में अभी भी 2 कमरे ऐसे थे जहाँ पर लाइट्स ऑन थी। कविता आंटी ने स्टडी रूम के दरवाजे पर खटखटाया और तभी अंदर गई जब उन्हें अंदर से परमिशन मिली। उन्होंने देखा आरव अभी भी मन लगाकर काम कर रहा है। सर, मैंने मिस अरोड़ा को दवाइयाँ दे दी हैं। उनका बुखार उतर गया और उनके कपड़े भी बदल दिए हैं। बिस्तर भी पूरा भीग गया था पसीने से, तो मैंने उन्हें भी बदल दिया। कविता जी ने चुपचाप उसको बता दिया, और आरव ने उनको कहा, थैंक यू सो मच, बहुत देर हो गई है, अब आप भी घर चले जाइए। कविता जी ने सर नीचे की और कहने लगी, ठीक है सर। मैंने खिचड़ी बनाई है, मिस अरोड़ा ने काफ़ी वॉमिटिंग करी है, तो मुझे लगता है उन्हें भूख लगेगी आधी रात में। जब उन्होंने देखा आरव कुछ उन्हें आंसर नहीं कर रहा है, तो फिर कविता जी ने दोबारा पूछा, सर आप कुछ खाना चाहेंगे? मैं आपके लिए कुछ बनवा देती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। ठीक है सर, और आप भी जल्दी आराम कर लीजिएगा, मैं चलती हूँ। कविता जी को चिंता थी कि आरव उनसे डिस्टर्ब हो जाएगा, तो चुपचाप वो वहाँ से चली गई। पूरी रात वहाँ पर बारिश होती रही, और सुबह होते होते बारिश भी कम हो गई। हवा में काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी, लेकिन उतनी ही ताजगी भी। जाह्नवी के कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, जिसमें से सर्द हवा अंदर आ रही थी, और उसी हवा की वजह से उसकी नींद भी टूट गई। उसका सर काफ़ी दर्द कर रहा था। उसने अपनी भारी आंखें खोली और अपने दर्द करते हुए शरीर को देखा। उसकी नज़रों के सामने जो था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो उसका रूम नहीं था। उसने अपने आसपास देखा तो उसे फील हुआ कि यहाँ पर कुछ कुछ उसके घर जैसा है, लेकिन उसके घर के मुकाबले यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो वो समझ गई थी ये उसका कमरा तो नहीं है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसके अचानक से इस तरीके से बैठने पर उसके सिर का दर्द थोड़ा सा बढ़ गया। वो अपने माथे को रगड़ रही थी ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए, और फिर याद करने लगी कि कल रात हुआ क्या था। उसे याद आया वो अपनी असिस्टेंट पलक के साथ सिलेक्ट सिटी वॉक गई थी, और फिर वहाँ वो कबीर से मिली। फिर वापस कंपनी गई। पलक को घर भेजने के बाद एक बड़े से क्लब में गई, और वहाँ उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। तुम उठ गई। एक शांत और गहरी आवाज़ अचानक से जाह्नवी के सामने से आई।
उसने वहाँ पर आरव को काफ़ी कैजुअल कपड़ों में देखा। उसकी सुंदर सी आंखें, हैंडसम सा चेहरा और प्लेन एक्सप्रेशंस। जानवी की शौक के मारे आंखें चौड़ी हो गई। अपने चेहरे को छू के वो पूछने लगी, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? फिर उसने खुद को देखा और उसको फील हुआ उसके कपड़े भी अब चेंज हो गए थे। उसने ना चाहते हुए भी जल्दी से खुद को कंबल से ढक लिया। जब आरव ने उसका ये रिएक्शन देखा तो उसकी तरफ देख के उसने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, कल तुम रोड साइड ड्रंक पड़ी हुई थी और इत्तेफाकन मैं भी वहाँ से गुज़र रहा था। तुम्हें बुखार था तो मेरे घर में जो काम करने आती हैं कविता आंटी, उन्होंने पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा। इस एक एक्सप्लेनेशन ने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे और सब कुछ सुन के वो भी थोड़ा रिलीफ हो गई। थैंक यू सो मच। उसको ऐसा लग रहा था जैसे आरव के उस पर एहसान कम होने के बदले बढ़ते ही जा रहे हैं। आरव ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और उसका चेहरा थोड़ा सा जो कठोर था वो नॉर्मल हो गया। उसने बेड के पास रखे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब कपड़े तुम्हारे लिए आंटी ने तैयार करके रखे हैं और कुछ सैनिटरी आइटम्स भी। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में चाय नाश्ता कर लेते हैं। जानवी ने वो सारी चीज़ें देखी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही उसने अपने घूमते हुए दिमाग को थोड़ा शांत किया, बाथरूम गई और फ्रेश होके कुछ देर बाद बाहर निकली। जब वो हॉल में जाने लगी तो उसने देखा कि आरव सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसके सामने गर्मा गर्म नाश्ता परोसा हुआ है। आरव ने भी अपने ऊपर देखा तो वहाँ पर जानवी सीढ़ियों पर खड़ी थी। जो कपड़े कविता आंटी ने उसके लिए तैयार किए थे वो ग्रीन कलर के थे और फिटिंग बहुत बढ़िया। उसके कमर जितने लंबे बाल और वो ड्रेस उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जानवी को देखकर अब लग रहा था उसमें वापस से कुछ एनर्जी आ गई है। आरव ने अपनी नज़रें वहाँ से हटाई और सामने रखे हुए नाश्ते की तरफ करके कहा, ये लो, कुछ खा लो। सुबह सुबह आंटी बनाने आई थी ताकि जो तुम्हारा सिर दर्द है वो थोड़ा ठीक हो जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊँगी। वो मना करना चाहती थी। जब उसने पहले टाइम देखा तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। अरे मिस अरोड़ा, आप उठ गई? तभी वहाँ पर एक मधुर सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर जानवी एक सेकंड के लिए हल्का सा डर गई और फिर उसने मुड़कर देखा तो एक औरत वहाँ पर अपने हाथ में ट्रे लेकर खड़ी थी। जानवी ने भी झुक के उनसे हेलो बोला। अरे आप मुझे बस कविता आंटी बोलिए, अब कैसी तबीयत है आपकी? कविता जी ने खिचड़ी जानवी के सामने रख दी। मिस अरोड़ा, मैं तो कहती हूँ आपका बुखार अभी उतरा है तो 1-2 दिन आप काम पर मत जाइए। मैंने सूप बनाया है, उससे आप अच्छे से चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। और ये लीजिए, पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वहीं आरव उसके सामने पहले से ही बैठा हुआ था। उन प्यारी सी कविता आंटी की बातें सुनकर जानवी उनको मना नहीं कर पाई और वैसे भी उसके गले में अभी कुछ दर्द और खराश थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन आँखों से उसने अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर जाहिर किया। कल आपने मेरी जो भी मदद करी उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरा कितना ख्याल रखा। पूरी रात आप आराम भी नहीं कर पाई होंगी। उसको कल रात की कुछ कुछ बातें याद थी। वो कभी इधर घूमती, कभी उधर, कभी बुखार होता तो कभी उल्टी करती और इन सब में कविता आंटी ने उसका बहुत प्यार से ख्याल रखा। कविता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हैं आप? वो तो सर आपको वापस घर लेकर आए थे। आप ना सर को थैंक यू बोलिए। मैं बाहर जाकर पौधों में पानी डाल कर आती हूँ, ठीक है? कविता आंटी के जाने के बाद जानवी ने थोड़ी लंबी सी सांस ली और चेयर खींचकर वहीं पर बैठ गई। आरव उसके सामने बैठा चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करने के उसके मूवमेंट्स बहुत एलिगेंट लग रहे थे। ये देख के कि जानवी अभी भी उसको घूर रही है, उसने अपना चेहरा उसकी तरफ किया। जैसे उसने किया, जानवी फिर से घबरा गई। अभी भी तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है क्या? तब जानवी को याद आया कि उसके हाथ में अभी भी पट्टी लगी हुई है, लेकिन वो चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि अपना खाना ना खा सके। तो उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे बस समझ नहीं आ रहा आपसे बोलूँ क्या। मैं हमेशा आपको परेशानी में खड़ा कर देती हूँ। आरव उसको समझ रहा था। तुम हमेशा मेरे सामने इतनी बिखरी हुई सी रहती हो, तो तुम्हें क्या लगता है अभी तुम मेरे सामने चीज़ें छुपा पा रही हो? ये सुनकर जानवी थोड़ा सा सुन रह गई और फिर हंसने लगी।
उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट थी। अपनी धीमी आवाज़ में आरव बोला, दवाइयाँ नकली बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, और ठीक वैसे ही शराब मन के अंदर के दुख को ठीक नहीं कर सकती। जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तब शायद तुम्हें ये इतने दुख नहीं देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी आपको बहुत बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है उन सब चीज़ों से यूज्ड टू होने के लिए और उन चीज़ों को अपनी आदत बनाने के लिए, है ना। जानवी ने भी ये बात बहुत ही आराम से और एक स्माइल के साथ कह दी। जितना रोना है रो लो, क्योंकि तुम वापस अपने पास में नहीं जा पाओगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे हुई। जानवी फिर से हंसने लगी और फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सूप पीना शुरू कर दिया। उसने जल्दी जल्दी सूप पिया और फिर उसे याद आया उसकी गाड़ी तो वहीं पे रह गई। तो उसने आरव की तरफ देखा और पूछा, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरा असिस्टेंट उसे घर ले आया था और गाड़ी की चाबी बाहर टेबल पर रखी है। वो जो खा रही थी उसको खाते खाते ही उसका हाथ बीच में रुक गया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर दोबारा बोली, थैंक यू। आप कितनी बार मेरी हेल्प कर चुके हैं। पहले भी मैंने बोला था आपको एक ट्रीट दूंगी, अभी भी मेरा ये कर्ज चुकाना रहता है। मैं सोच रही थी अगर आज आप फ्री होंगे तो क्यों ना आप मेरे साथ चलें। अब आप इतने प्यार से बुलाएंगे तो मैं मना कैसे करूँगा। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं बदतमीज़ हूँ। तो चलते हैं। आज वैसे भी आरव का पूरा दिन आराम करने का ही था। उसको कल से ग्लोरी वर्ल्ड ऑफिशियली ज्वाइन जो करना था। न्यू चेयरमैन इतने दिनों तक चुपके से ग्लोरी वर्ल्ड में करने वाले लोगों को नोटिस कर रहा था कि वो कैसा काम करते हैं, वहाँ पर काम का सिलसिला किस तरीके से चलता है। और उसे ये भी पता चला कि उसके सामने जो लड़की बैठी है वो काफ़ी होनहार है और उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है। इसी वजह से शायद जाने अनजाने उसने जानवी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसकी बातें सुन के जानवी के होठ भी थोड़े ऊपर की तरफ घूम गए। चलिए, तो आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं वहाँ पर आपको लेकर चलूँगी। दिल्ली बहुत चेंज हो गया, तुम सोचो कहाँ जाना है। मैं सोचूं? पक्का, मैं जो भी चीज़ आपको ऑर्डर करके दूँगी आप वो खा लेंगे। थोड़ा हल्का खाना खाता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी चॉइस भी अच्छी ही होगी। ठीक है, समझ गई। चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। मुझे लगता है आप उस जगह को बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे वापस से ज़्यादा दिन तो हुए नहीं हैं और दिल्ली मैंने घूमा नहीं है, तो अब तुम ही मुझे बता दो कहाँ कहाँ दिल्ली में चेंजेस आए हैं। जानवी थोड़ा रुकी, फिर उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको घुमा सकूं। चलो नाश्ता करो, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। आरव ने इतना कहा और उसके बाद दोनों चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। तो क्या हम इसको इनकी डेट कंसिडर करें? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।